कहानी शुरू होती है एक मॉर्ग से, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम था रेबिका, वो उस मॉर्ग के हेड डॉक्टर रेमंड को अपना इंटरव्यू दे रही है। इंटरव्यू क्या, वो प्रैक्टिकल करके दिखा रही है, यानी कि पोस्टमार्टम। रेबिका इस मॉर्ग में काम करना चाहती थी, तो इसलिए डॉक्टर रेमंड ने उससे कहा कि मेरे सामने एक पोस्टमार्टम करके दिखाओ, और फाइनली रेबिका ये काम कर रही है। रेमंड को रेबिका का काम काफी पसंद आ रहा है, और काफी देर के बाद रेमंड ये तय कर लेते हैं कि रेबिका इसी मॉर्ग में काम करेगी। ये इस गांव का सबसे बड़ा मॉर्ग था, और वहाँ पर रेमंड अकेले काम करते थे। काम खत्म होने के बाद रेमंड रेबिका को कहते हैं कि सब कुछ साफ कर दो और उसके बाद मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिलो। वो बहुत खुश है क्योंकि फाइनली उसे एक जॉब मिल चुकी है। वो बॉडी को फ्रीजर में रखती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगता है। रेबिका को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर वो ये सोचती है कि शायद वो थक चुकी है। उसके बाद वो ओटी जाती है, यानी कि ऑपरेशन थिएटर, और वहाँ पर जाके साफ सफाई करने लगती है। तभी उसका ध्यान एक दवाई की तरफ जाता है। वो दवाई कम हो चुकी है, यानी कि फ्लूइड। तो वो उस दवाई को पूरा करने के लिए स्टोरेज रूम में जाती है, लेकिन उस रूम में पहले से रेमंड था। वो रेबिका को देखता है और उसे समझाता है कि मेरी इजाजत के बिना कभी भी यहाँ पर मत आना। रेबिका को भी लगता है कि शायद डॉक्टर ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ कीमती दवाई होगी। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बेचारी रेबिका ये नहीं देख पाती कि वहाँ पर एक साया है, और वो साया किसी इंसान का तो बिल्कुल नहीं है। खैर, रेमंड रेबिका को लेके अपने ऑफिस जाते और उसे बधाई देते कि आज से तुम इस मॉर्ग में काम करोगी। वो उसे सब कुछ बताते कि यहाँ पर बॉडीज आती है और हमें बॉडीज का पोस्टमार्टम करना है, उसकी रिपोर्ट को तैयार करना है और फिर उसे उसके फैमिली मेंबर को सौंप देना है। लेकिन अगर किसी बॉडी को क्लेम करने के लिए कोई नहीं आता तो हम खुद उसे खत्म कर देते हैं। रेबिका बहुत खुश है। वो रेमंड से कहती है कि मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी, आप जो बोलेंगे मैं सब करूंगी, मैं रात में भी काम करने को तैयार हूँ। लेकिन रेमंड उसे समझाता है कि तुम्हें रात में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, रात में मैं काम करूंगा, तुम सिर्फ दिन की शिफ्ट संभालना। रेबिका मान जाती है। वो खुशी खुशी अपने घर जाती है। कई सालों के बाद उसके नसीब में ये खुशी आई थी। कुछ साल पहले उसे नशे की बहुत बुरी आदत थी, और इसी आदत की वजह से उसके पापा बेन इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और तब रेबिका को अपनी गलती का एहसास हुआ, और तब से उसने रिहैब जाना शुरू किया। वहाँ की हेड केली, उसने उसका साथ दिया, और अब रेबिका पूरी तरीके से नशे से आजाद हो चुकी है, और फाइनली उसे एक जॉब भी मिल चुकी है। वो आज अपने रिहैब सेंटर में सबको ये बात बता रही है, और ये सुन के केली और उसकी दादी बहुत खुश है। केली उसे समझाती है कि तुम जो कर रही हो मुझे तुम पे प्राउड है, और कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। रेबिका बहुत खुश है। वो खुशी खुशी अपने घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन तभी उसके पास डॉक्टर रेमंड का कॉल आता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि आज रात उन्हें कुछ बॉडीज को सिटी के मॉर्ग में ट्रांसफर करने के लिए जाना है। तो क्या रेबिका रात में मॉर्ग को संभाल सकती है? रेबिका मान जाती है। फाइनली वो उस मॉर्ग पहुंचती है, और डॉक्टर बॉडीज को ट्रांसफर करने के लिए चले जाते हैं। रेबिका बहुत खुश है। वो अपना काम कर रही है, बॉडीज को चेक कर रही है, एंट्री कर रही है और साफ सफाई कर रही है। बेचारी को पता नहीं था कि आज रात क्या होगा। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। थोड़ी देर के बाद रेमंड का कॉल आता है। रेबिका उसे उठाती है। रेमंड उससे पूछता है सब कुछ ठीक है ना, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? रेबिका कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के रेमंड कॉल रख देता है। रेबिका को लगता है कि शायद आज उसका पहला दिन है, इसलिए रेमंड ये चेक कर रहा है कि वो ठीक है या फिर नहीं। खैर, रेबिका अपने काम में लग जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए लाइट बार बार आ रही है और जा रही है। लेकिन रेबिका को इन सारी बातों से क्या मतलब, वो तो अपना काम कर रही है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कॉरिडोर में एक साया है। वो चेक करती है, वहां पर कोई नहीं है। फिर वो अपना काम करती है, लेकिन बार बार उसे ऐसा लग रहा है कि वहां पर कोई साया है जो कि उसे बार बार दिख रहा है। अब धीरे धीरे रेबिका को डर लगने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी फोन एक बार फिर बजता है। ट्रिंग ट्रिंग। रेबिका उस फोन को उठाती है, और ये कॉल और किसी का नहीं बल्कि उसके मरे हुए पापा बेन का है। वो उससे कहते हैं ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, मैं तुम्हारे वजह से मरा हूं। और रेबिका को सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे उसके पापा उसे ढूंढने के चक्कर में जंगल में गए और एक जानवर के शिकार बन गए। रेबिका ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद रेबिका की आंख खुलती है, तो वो ये देखती है कि वो अपने घर में। उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी मॉर्ग में थी, अभी मैं अपने घर में क्या कर रही हूँ। उसका सर बहुत दर्द कर रहा है। लेकिन तभी उसके डोर पे नॉक होता है। नॉक नॉक। और रेबिका देखने चली जाती है कि आखिरकार कौन आया है। लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि आईने पे लिखा रहा है लेट मी इन, यानी कि मुझे अंदर आने दो। रेबिका दरवाजा खोलती है तो दरवाजे के बाहर केली है। वो केली को देख के बहुत सरप्राइज है कि केली यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन केली उसे बताती है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया है,
रेबिका को समझ भी नहीं आता कि क्या हो रहा है। पहले वो मॉर्ग से घर कब आई ये उसे याद नहीं, और उसने केली को कब बुलाया ये भी उसे याद नहीं। वो केली को सब कुछ बताती, लेकिन केली को ऐसा लगता है कि शायद रेबिका नशे कर रही। वो उसे समझाती है कि तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। रेबिका उसे बार बार यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि मैंने नशे नहीं किए, लेकिन अब रेबिका को गुस्सा आता जा रहा है और साथ ही साथ रेबिका की आंखों का कलर भी बदलता जा रहा है और रेबिका एक शैतान में बदल जाती है। केली उसे देख के डर जाती है, लेकिन इससे पहले वो वहां से भाग पाती। रेबिका केली को तरपा तरपा के मार देती है। केली को मारने के बाद रेबिका फिर से नॉर्मल होती है और उसे अब ये भी याद नहीं कि उसने केली को कब मारा, उसके साथ क्या हो रहा है, उसे कुछ नहीं पता। वो बहुत डर जाती है। वो सिर्फ डॉक्टर रेमंड को जानती थी। वो उन्हें कॉल करती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। डॉक्टर रेमंड उसे समझाते हैं कि तुम एक काम करो, तुम मॉर्ग में दोबारा आओ। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और अगर तुम मॉर्ग से बाहर रही तो तुम अपनों के लिए खतरा बन जाओगी। जो भी तुम्हारे करीब रहेगा तुम उसे मार दोगी। और एक बात और, अपनी आंखों से देखे हुए हर चीज पे यकीन मत करना। रेबिका को समझ भी नहीं आता कि ये डॉक्टर रेमंड क्या कह रहे हैं। वो किसी तरीके से घर से बाहर निकलती है, लेकिन ये क्या, घर के बाहर केली जिंदा खड़ी है। अब रेबिका को समझ भी नहीं आ रहा कि कौन सी केली असली है, ये जो उसके सामने खड़ी है या वो जो उसके कमरे में मरी हुई है। वो वहां से भागती है। किसी तरीके से वो अपने होश को संभालते हुए मॉर्ग की तरफ पहुंचती है और तब डॉक्टर रेमंड उसे सब कुछ बताते हैं। वो उसे बताते हैं कि इस मॉर्ग में एक दिन एक शैतान का साया है और वो इस मॉर्ग में बस चुका है, और इस मॉर्ग में जो भी काम करता है वो शैतान उसके शरीर पे कब्जा करने की कोशिश करता है और फिर उसे इतना डराता है, इतना तड़पाता है, जब तक वो इंसान पूरी तरीके से शैतान को अपनी मर्जी से अपनी बॉडी ना दे दे। और इस शैतान को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि ये पता करो कि उसका नाम क्या है। अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि उस शैतान का नाम क्या है तो वो तुमसे डरेगा और तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है और इतनी वक्त पे तुम्हें उस शैतान का नाम जानना होगा। रेबिका को समझ में नहीं आता कि रेमंड क्या कह रहा है, क्या शैतान, क्या नाम। रेमंड उसे बताने की कोशिश कर रहा है, देखो ये निशान तुम्हें बताएगा कि शैतान का नाम क्या है। लेकिन रेबिका कुछ भी नहीं समझ रही। रेमंड उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले रेमंड उसे कुछ दिखा पाता। फाइनली वो शैतान रेबिका के ऊपर फिर से हावी हो जाता है और वो हंसता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे फिर से कैद कर दोगे? नहीं, अब मरने की बारी तुम्हारी है। और उसके बाद वो शैतान रेमंड के ऊपर हमला कर देता है। रेमंड किसी तरीके से भागते हुए उस मॉर्ग से बाहर निकलता है और बाहर का दरवाजा बंद कर देता है। जब शैतान ये देखता है कि रेमंड भाग चुका है तब वो रेबिका का शरीर छोड़ देता है। रेबिका को होश आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रेमंड वहां से जा चुका है और रेबिका को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो पूरे मॉर्ग में अकेली है और तभी शैतान के हंसने की आवाज आती है, रेबिका रेबिका रेबिका, सिर्फ कुछ ही देर बाकी है रेबिका, और उसके बाद तुम्हारा शरीर मेरा होगा। रेबिका डर जाती है, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसे शैतान को हराना है तो उसे उसका नाम पता करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? वो ये बात सोच ही रही थी कि तभी शैतान का खेल चालू होता है। वो उसकी दादी बन के आता है और पीछे की खिड़की की तरफ आता है और चिल्लाता है तुम एक घटिया हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा मरे और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और फिर शैतान उसके पापा पेन के रूप में आता है और उसे कहता है तुमने मुझे मारा, अब तुम खुद को मार दो। एक तरफ वो उसकी दादी बनके उसे डरा रहा था, दूसरी तरफ वो उसके पापा बनके उसे मरने के लिए कह रहा था। और फिर वो रेबिका के पैर पे हमला कर देता है। रेबिका किसी तरीके से वहां से बचते हुए बाहर की तरफ जाती है। वो अपने पैर का इलाज कर रही है, लेकिन तभी शैतान वहां पर एक मरे हुए शरीर में घुस जाता है और फिर उठ के रेबिका को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेबिका उसे बांध देती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी फोन बजता है, ट्रिंग ट्रिंग। रेबिका फोन को उठाती और ये कॉल रेमंड का है। रेमंड उसे कहता है सुनो, अगर तुम्हें ये सब बंद करना है तो एक काम करो, अपना खून उस बॉडी में लगाओ जिस बॉडी में शैतान घुसा है और उसे खत्म कर दो। रेबिका वैसे ही करती है, लेकिन फिर शैतान के और हंसने की आवाज आती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। रेमंड ने जैसा कहा था मैंने तो वैसे ही किया। थोड़ी देर के बाद फिर कॉल बजता है, ट्रिंग ट्रिंग। रेबिका कॉल उठाती है, इस बार फिर रेमंड का है। वो उसे सब कुछ बताती है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया, लेकिन शैतान ने अभी तक मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ा। रेमंड रेबिका को समझाता है कि मैं पहली बार कॉल कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कॉल नहीं किया था। तो क्या वो शैतान का कॉल था? बिल्कुल। शैतान को भूख लगी थी, उसे कुछ चाहिए था, इसलिए वो रेबिका के साथ खेल खेल रहा था। रेमंड रेबिका को समझाता है नीचे स्टोर रूम में जाओ, वहां पर तुम्हें कुछ टेप मिलेंगे और उस टेप में मैंने सब कुछ बताया है कि कैसे उस शैतान को रोका जाए। जाओ, तुम्हारे पास वक्त
बहुत कम है। रेबिका रेमंड की बात मान के नीचे स्टोर रूम में जाती है और फाइनली उसे वो टेप मिल जाती है। लेकिन स्टोर रूम में किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही। कौन है ये? रेबिका को लगता है कि शायद वो कोई शैतान है। वो ऊपर की तरफ चली जाती है। वो टेप को चलाती है जहाँ पर रेमंड ये बता रहा है कि अगर आप शापित हो चुके हैं और आपके पास सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं, तो शैतान को अपने ऊपर काबू करने से पहले आपको शैतान का नाम जानना पड़ेगा और इसके लिए ये मार्क्स आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले आपको किसी ऐसे इंसान को ढूंढना है जिसके शरीर पे शैतान ने कब्जा कर लिया है, यानी कि जो शापित था और जो शैतान का नाम जान नहीं पाया। आपको उसका खून निकालना है और उसके खून को एक ऐसी बॉडी में डालना है जो कि मर चुका है। जब आप ऐसे करेंगे तो उस बॉडी में कुछ देर के लिए शैतान आ जाएगा और फिर आपको अपना खून इन मार्क्स पे टपकाना है। ऐसा करने के बाद वो शैतान ना चाहते हुए भी अपना नाम बताना शुरू करेगा। आपको उसका नाम जानना है और फिर उसके बाद वो निशान उसी बॉडी में बनाना है जिस बॉडी में आपने शैतान को फंसा के रखा है और उसके बाद उस बॉडी को जला देना है। ऐसा करने से शैतान आपका पीछा छोड़ देगा। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी है उस इंसान का खून जिसके शरीर पे शैतान ने कब्जा किया हुआ है। और वैसे इंसान को रेमंड ने ढूंढ लिया था। उसका नाम था वैली और रेमंड उसका खून निकालता है और दिखाता है कि मैं इस खून को एक शीशी में रख देता हूँ। अगर फ्यूचर में कोई ये टेप देख रहा है और अगर उसे इस खून की जरूरत है तो वो उसे यहाँ पर मिलेगा। अब रेबिका को सब कुछ पता चल चुका था। वो वहां से वो खून लेती है, एक बॉडी में उस शैतान को बुला के फंसा देती है और फिर अपने खून को उन मार्क्स में डालती है और ना चाहते हुए भी शैतान उसे अपना नाम बता देता है। और फिर रेबिका उस बॉडी के ऊपर शैतान का नाम लिखती है और उसे जला देती है। फाइनली उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन स्टोर रूम से अब तक आवाज आ रही। वो स्टोर रूम में जाती है ये चेक करने कि वहां पर है कौन। तभी वो ये देखती है कि वो लड़की वैली अभी तक वहीं पर है। तो क्या रेमंड ने इसे अब तक कैद करके रखा था? वो सोचती है शैतान तो अब जा चुका है तो शायद ये भी ठीक हो चुकी होगी। वो उसे आजाद कर देती है, लेकिन बेचारी ये बोल चुकी थी कि वैली शापित बन चुकी थी और अब वैली यानी कि वो शैतान रेबिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अब रेमंड लौट चुका है और रेमंड ने उस शैतान का नाम अपने सीने पे टैटू करवाया था, जिसे देख के वो शैतान डरता है और रेमंड उसे फिर से कैद कर देता है। रेबिका को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और फिर रेमंड उसे लेके अपने ऑफिस जाता है और रेबिका को सब कुछ बताता है कि मैंने वैली को इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि अगर कई सारे शैतान यहाँ पर आना शुरू करेंगे, लोगों को शापित करना शुरू करेंगे, तो मैं लोगों को बचा सकूं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इस शैतान से अपना पीछा छुटा दिया है? बिल्कुल नहीं, नर्क का दरवाजा खुल चुका है और भी सारे शैतान आएंगे और हमें उन लोगों को रोकना है। रेबिका ये सब नहीं करना चाहती, वो बाहर निकलती है, लेकिन फाइनली वो उस शैतान को देख लेती है और वो ये फैसला करती है कि वो और किसी को शापित नहीं होने देगी और अब वो इस मॉर्ग में रेमंड का साथ देगी। यहाँ पर होती ये कहानी खत्म, लेकिन मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी जरूर आएगा, जहाँ पर रेबिका का सामना एक बार फिर से उस शैतान से होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।